गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की। चैप्टर नंबर 4 का ये हमारी लास्ट सेशन रहने वाला है, जिसमें हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करने वाले हैं। आई होप अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट क्या हमने यहाँ पर लिया है बच्चों, यहां लिया है दहन। दहन यानी ज्वलना। यहां पर हमने क्या लिया है, यहां लिया है CH4 हमने लिया है, यानी मीथेन गैस, जिसे हम यहां पर क्या कौन सी गैस बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं आज का अगर प्योर मीथेन गैस है तो जिस गैस को CNG बोला जाता है, और अगर ये मिक्स गैस है तो इस गैस को हम गोबर गैस बोलते हैं, या फिर हम इसको देसी भाषा में आप जो भी अपने एरिया के हिसाब से यूज में लेना चाहते हैं वो गैस ले सकते हैं। मीथेन गैस, गोबर गैस होती है, या फिर CNG गैस होती है। ये हमें यहाँ ज्वलनशील गैस हमें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर हमने यहाँ क्या लिया, इधर CH4 मीथेन गैस है और H2O या ऑक्सीजन को लिया है, और दोनों के मिलने से, दोनों से गैस के दहन से हमें क्या मिलता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और जल जो कि उष्मा के रूप में, भाप के रूप में जल की बूंदें हमें मिल जाती है, और उष्मा एंड प्रकाश देखने को मिलता है। उष्मा यानी अग्नि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, प्रकाश यानी रोशनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कुछ इस टाइप से कार्बन का ये गुणधर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, रासायनिक यौगिक गुणधर्म जो आपने देखा। इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहें इंफॉर्मेशन तो आप पढ़ सकते हैं कि कार्बन तथा उनके यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि दहन का प्रचुर मात्रा में उष्मा एंड प्रकाश मुक्त कर देते हैं। वहीं संतप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीला स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं, नीली एंड स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं हाइड्रोकार्बन। वहीं असंतप्त हाइड्रोकार्बन जलने में धुआं एंड पीली ऊर्जा में देते हैं, जो कि प्योर गैस नहीं होती है, प्योर गैस उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि असंतप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है, और इसीलिए वायु में उपस्थित कार्बन का पूर्ण अपक्षयन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण में क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट या अम्लीय पोटेशियम हाइड्रोमैग्नेट या हाइड्रोमेट आपको यहाँ पर की उपस्थिति में एल्कोहल यहाँ पर हमें अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि कुछ इस टाइप से इथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कन्वर्ट किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें संकलन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। पहले हमने ऑक्सीकरण की देखा, अब हाइड्रोजनीकरण की अगर हम बात करें तो ये हमें असंतप्त के अंदर देखने को मिलता है। असंतप्त हाइड्रोकार्बन जो कि संतप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में डिवाइड हो जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर अगर आप देखें हैं तो यहाँ पर पैलेडियम और निकिल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन छोड़कर संतप्त हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। वहीं वनस्पति तेल आपने देखा, वनस्पति घी आपने देखा, वो इसी विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। जो आजकल हम डालडा वाल्डे का यूज करते हैं वो कुछ इसी विधि के रूप में बनाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो यहां पर हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर CH4 यानी मीथेन गैस को और Cl यानी क्लोरीन को लिया, और उसके साथ में हमने सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर हमने बनाया, तो प्रतिस्थापन विधि हमारे सामने यहाँ पर हुई है। इसी के साथ दोस्तों या बच्चों हम बात करें कि आप यहाँ पर देखें इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, जिसे एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल जो कि गंधीय होते हैं, ये किस रूप से बनते हैं? ये गंधहीन गंध और जलने वाला स्वाद होता है, और इसके अंदर इसके जो भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म, यहाँ पर जल में घुलनशील होते हैं। वाष्पशील द्रव्य इनका 351 के होता है, उदासीन प्रकृति इनके अंदर में पाई जाती है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ सोडियम के साथ हमने जहाँ पर
एथेनोइक अम्ल की यहाँ पर कराई हमने, तो यहाँ पर एल्कोहल की जो हम कराते हैं एथेनोइक की, तो यहाँ पर हमने सोडियम एथोसाइड बन गया। वही निर्जलीकरण के जरिए अगर हम इनकी कराते हैं तो इसके अंदर इथेन बन गया, इथेन हमारे सामने यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। इसी के साथ ही एथेनोइक अम्ल क्या होता है, जो जिसे एस्ट्रिक एसिड या एस्ट्रिक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि रंगहीन द्रव या स्वाद में खट्टा होता है, सिरके जैसी गंध होती है। एथेनोइक अम्ल जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसे सिट्रिक एसिड, एस्ट्रिक एसिड बोला जाता है। वो कुछ इस टाइप के इसके अंदर यहाँ पर इसके कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं। वही रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें, एस्ट्रिक यहाँ पर एस्ट्रीकरण की अगर हम बात करें तो एथेनोइक अम्ल को हमने एथेनॉल के साथ हमने यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ एस्टर हमारे सामने बनकर रेडी हुआ है, जो कि मीठी फलों गंध वाले एस्टर का निर्माण करता है। अब बात करते हैं साबुनीकरण की, यानी किसी भी चीज में साबुन कैसा बनकर रेडी होता है, साबुनीकरण क्या होता है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर साबुनीकरण के अंदर हमने वही प्रोडक्ट हमने लिया है और उसको सोडियम के साथ कराते हैं, तो इस विधि के अंदर हमें यहाँ पर साबुन बनकर रेडी होता है। सार से अभिक्रिया कराते हैं साबुन की सारी अभिकरण के अंदर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमने सोडियम ऑक्साइड को लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर इसकी एथेनोइक जो अम्ल है यहाँ एल्कोहल इससे कराया हमने, तो यहाँ पर सोडियम एस्टेट हमारे सामने और साथ ही जल बनकर हमारे सामने यहाँ रेडी हुआ है। इसी के साथ ही अगर हम बच्चों यहाँ पर बात करें कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं, तो कुछ इस टाइप की यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सामने होती है, जिसमें सोडियम एस्ट्रेट हमारे सामने बनकर रेडी होता है। वहीं साबुन और अपमार्जक क्या होता है, साबुन और अपमार्जक, साबुन एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्लिनिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, जो उदाहरण में कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। साबुन में केवल मृदुल जल से सफाई किया जाता है, यानी साफ स्वच्छ जल से आप किसी भी कपड़े को धोने में हम साबुन का यूज में लेते हैं। अपमार्जक क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्लिनिक अम्ल के यहाँ पर एमोनियम और यहाँ पर सल्फोनेट लवण होते हैं, और अपमार्जन कठोर और मृदुल जल में आप किसी भी चीज की यहाँ से सफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में साबुन के अणु कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें जलराही सिरा जिससे आयनिक भाग कहा जाता है, और ये तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया बच्चों इसका आयनिक भाग, और यहाँ पर एक लंबी श्रृंखला होगी जिसे जल विराही सिरा कहा जाता है। यहाँ पर लंबी हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप से, और इसका जो ये सिरा है तेल की बूंदे, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर बनकर रेडी हुआ है। साबुन की अणु संरचना कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है, यानी जब साबुन से सफाई की प्रक्रिया होती है तो कुछ इस टाइप से होती है, जिसे मेल तेलीय कहते हैं। साबुन की संरचना की अगर हम बात करें तो साबुन में जब हम सफाई करते हैं तो किस टाइप से होती है, यहाँ पर मेल तेलीय होता है, जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जलराही सिरा चारों तरफ से पानी के ऊपर आ जाता है, जिससे मिलेसी संरचना भी कहा जाता है, जो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने की मदद करता है और कपड़े साफ कर देता है। वैसे तो आजकल हम साबुन का यूज करते हैं कपड़ों को साफ करने में, कुछ इस टाइप से होता है। और ये हमारा सेशन यहीं खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारे शरीर में थोड़ी ऊर्जा की कमी थी, क्योंकि आज हम एकादशी का व्रत थे 11 का, इस वजह से ऊर्जा की कमी के कारण आपको उस वे में समझा नहीं सके। लेकिन जब हमारी नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास आने वाली है, वो आने वाली है बच्चों किस चीज की, यहाँ पर बायोलॉजी की। और बायोलॉजी में सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी की, जिसमें कुछ 3D व्यू भी 3D मैप भी हम आपको बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन को नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें। आई होप अगर आपको ये सेशन ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।